तो चलिए देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। ओके, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, है ना? नहीं तो फिर पता नहीं लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ या सिर्फ जो है ना, बस चिल्ला रहा हूँ। तो इसलिए जब हम बोला करें तो आप लोग रिस्पॉन्स किया करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन। यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन 100% है, आएगा ही आएगा। कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% डन है, आता ही आता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी हम बताते हैं इसको कैसे याद किया जाएगा। तो हेडिंग ले लेते हैं, दैट इज यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? नेचुरल एजिंग, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। जो हमारे नदी, जो हमारे तालाब हैं, जो हमारी झीलें हैं, लेक का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में? झील। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? नेचुरली एजिंग हो जाता है। एजिंग का मतलब समझो क्या है? नेचुरल माने बेटा प्राकृतिक, ठीक, और एजिंग का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। ठीक है, तो ये टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है, तो इसको हमें इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। तो नेचुरल एजिंग मतलब जो प्राकृतिक बुढ़ापा है, इसे क्या हम समझते हैं? इससे होता क्या है कि जब भी कभी हम कोई भी चीज, कोई भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जब वो उनकी एज बहुत ज्यादा होने लगती है तो उनकी बॉडी में कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होने लगता है वाटर के अंदर। ठीक है, जो ये वाटर बॉडीज हैं, लेक्स है, पॉन्ड है, तो इनके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होने लगता है। क्या होने लगता है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। तो इसको लिख लेंगे, एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब होता है बहुत प्रचुर मात्रा में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है बेटा? वाटर पोल्यूशन है ना? जैसे आप नॉर्मल है, जैसे कभी कभी गांव में क्या होता है, नाली खड़ंजे बनते हैं, है ना? तो जब नाली बनती है तो एक ऐसी जगह वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कई दिनों से इस तालाब में पानी हम डाल रहे थे गांव का, तो वो पूरी की पूरी तालाब या झील बर्बाद हो गई, है ना? तो उन्होंने कहा कि इस बार नाली का मुंह मोड़ के हम दूसरे तालाब की ओर कर देंगे। तो वो पहले तालाब वो बढ़िया था, उसका पानी जो है थोड़ा सही था, उसके अंदर मछलियां वगैरह ग्रो करती थी, ठीक, प्लांट भी ग्रो कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही नाली का पानी उसमें जाने लगा तो उससे क्या हुआ? न्यूट्रिएंट कंटेंट एक्स्ट्रा होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा, जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसकी वजह से प्लांट की और एनिमल्स की डेथ होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फेट और नाइट्रेट और फर्टिलाइजर, इनका एनरिचमेंट होने लगता है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। कौन कौन इकट्ठा होने लगते हैं यहाँ पर? फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड ग्रुप में आप लोग अभी कमेंट करिएगा, ग्रुप में नहीं चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला और फॉस्फेट का। और क्या हो सकता है बेटा? फर्टिलाइजर। तो इनका यूज करने से क्या होता है? घरों में हम यूज कर रहे हैं फॉस्फेट नाइट्रेट का, है ना? जितना भी नाली का पानी होता है उसमें ये सब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये हम डायरेक्ट डाल दे रहे हैं किसमें? वाटर बॉडीज में। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ओके, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक्यूमुलेशन एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में जब तालाब में या झील में इकट्ठा हो जाता है या वाटर बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, तो दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। ये एक टाइप का वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, तो यही आपसे एग्जाम में पूछता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। तो आप लोग इससे याद कर लीजिए अच्छे से। क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन से मेटल, सॉरी एटम्स जो है, कौन कौन से यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो
तो ये याद कर लो, एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। ओके। लिख लिया, समझ में आया बेटा? समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब देखो हुआ क्या कि नाइट्रोजन ज्यादा हो गई, फास्फोरस ज्यादा हो गई, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रोथ किसकी हो गई, कल हमने आपको बताया था प्लैंकटन की। किसकी ग्रोथ हो गई? प्लैंकटन की। और किसकी ग्रोथ हो गई? एल्गी की, है ना। तो अब ये लोग क्या करेंगे बेटा, कल हमने ये बात बोली थी वाटर ब्लूम, है ना। जो लोग जुड़े हैं वो लोग जाने, है ना। वो क्या करेंगे, एल्गल ब्लूम या फिर वाटर ब्लूम। ठीक है, तो ये टर्म जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो वाटर ब्लूम कॉज करेंगे, एल्गल ब्लूम कॉज करेंगे, है ना। तो ये टर्म जब भी कभी आए तो इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाटर ब्लूम जो है मेनली एल्गी की वजह से जो होता है वो एल्गल ब्लूम होता है। क्या होता है? एल्गल ब्लूम। ठीक। लेकिन जो वाटर ब्लूम है वो प्लैंक्टन प्लस साइनो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो साइनो बैक्टीरिया और प्लैंक्टन जो हैं वो क्या कॉज करते हैं? वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्लैंक्टोनिक एल्गी जो होती है वाटर ब्लूम कॉज करती हैं, है ना। एल्गल ब्लूम एल्गी की वजह से होता है। साइनोबैक्टीरिया भी वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम शॉर्ट में BGA कहते हैं। क्या कहते हैं? BGA। नोट करो। हो गया? लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, एक बात हमने कल बताई थी बेटा BOD के बारे में। फुल फॉर्म आप बताइए प्रिंसी, BOD का। BOD क्या है? बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल पहले कहा जाता था, ठीक है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, कितनी ऑक्सीजन यूज हुई, दैट इज कॉल्ड BOD। ठीक। तो मतलब हमने ये बताया था कि अगर हमारा पानी गंदा है ना, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा BOD। समझे? जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना ज्यादा BOD, मैंने पढ़ाया था आपको कल, है ना। तो इसको इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। इन शॉर्ट मैंने बता दिया है, कल हमने डिटेल में इसको बताया था। ओके। अब इससे होता क्या है यूट्रोफिकेशन से, है ना, प्लांट एंड डेथ ऑफ प्लांट एंड फिश होती है, स्पेशली फिशेस, है ना। ज्यादातर एक्वेटिक क्या है, फिश है, तो फिश की डेथ हो जाती है ना। तो ये है कि ऐसे तालाब वगैरह में जहाँ पे ये यूट्रोफिकेशन हो रहा है, जहाँ पे एजिंग हो रही है, वहां पे अगर आप इन एनिमल्स को देखना चाहते हैं तो नहीं मिलेंगे, है ना। आप अगर उससे कोई रिसोर्स पैदा करना चाहते हैं, उससे भाई अर्निंग करना चाहते हैं उस तालाब से, तो नहीं कर सकते हैं। उस तालाब में आप मछलियां नहीं पाल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको इकोनॉमिक लॉस होगा, है ना। अगर किसी गांव में 4 तालाब हैं, है ना, तो छोटा सा गांव है, तो उसकी इकोनॉमी को संभाल सकता है अगर वहां पे मछलियां पलवा दी जाए, है ना। तो कई सारे लोग कंट्रीब्यूट करके जो भी प्रॉफिट हो उससे वो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब ये है कि ये सब कठिन काम होते हैं, फिजिकली वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन समझाए और वो लोग कैसे एग्री होंगे, ये बड़ा कठिन है ना। तो जो लोग ये सब करते हैं, है ना, गवर्नमेंट के ठेके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो लोग करते हैं, वो लोग उससे अर्निंग करते हैं, बढ़िया पैसा भी कमाते हैं, है ना। अब देखो इनमें होता क्या है, ये जो यूट्रोफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक एरेबिडियोप्सिस, इसको याद कर लेंगे, एरेबिडियोप्सिस। ये ग्रीन से मैंने लिखा है, यहाँ पे ग्रीन एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा, लाइट ग्रीन यूज कर लिया, चलो हम रेड से हाईलाइट करे दे रहे हैं। दिस इज एरेबिडियोप्सिस। ये क्या है, हाइपर मेटल एक्यूमुलेटर है, इसके अंदर मेटल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेटर। ठीक है, हाइपर मेटल एक्यूमुलेटर होता है। दिस इज नोन एज एराबिडियोप्सिस। अंडरस्टैंड?
यूट्रोफिकेशन से क्या क्या डैमेज होता है, मैंने बताया पानी गंदा हो गया, साथ में बेटा क्या डैमेज हुआ आपका, फ्लोरा एंड फौना। अच्छा ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फौना का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, इस भाषा में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग फिर से सुन लीजिए, है ना। तो देखो पढ़ते कैसे हैं ये जानो, है ना। पहली बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ या अभी मैंने पढ़ाया है आपको, देखो कितना टाइम लग गया, लगभग 5 मिनट लग गए एक ही बात को समझाने में। अभी देखो रिवीजन हम कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन, समझिएगा, है ना। यूट्रोफिकेशन तो ये क्या है, एक तरीके का वाटर पोल्यूशन है ना। और वाटर पोल्यूशन है तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, मतलब जो झील है वो क्या होती है प्राकृतिक रूप से, मतलब बूढ़ी हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ जाता है, फॉस्फेट नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स का। कैसे आता है, ये घरेलू जितना भी हम डोमेस्टिक वेस्ट डालते हैं वो नाली का, वो सब वहां भेज देते हैं, इसलिए ऐसा होता है ना। सबसे ज्यादा किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बढ़ती है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ब्लूम्स हो जाते हैं अलग अलग। वाटर ब्लूम साइनोबैक्टीरिया और प्लैंकटन की वजह से होता है, जबकि एल्गी की वजह से क्या होता है, केवल एल्गल ब्लूम होता है ना। इससे क्या होगा, डेथ ऑफ प्लांट और फिशेस हो जाएगा, इसका मतलब फ्लोरा और फाना की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एरेबिडियोप्सिस क्या है बेटा, हाइपर मेटल एक्यूमुलेटर होता है ना। तो मुश्किल से 1.5 मिनट भी नहीं लगे एक ही चीज को रिवाइज करने में, है ना। पढ़ा हमने 5 मिनट, अब समझ में आया। इस तरीके से आप लोग रिवाइज किया करो जब भी कभी बैठो। ओके, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। बोलो बेटा, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। तो जरा सभी लोग चैट बॉक्स में आओ और लिखना शुरू करो जो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो माइक है, स्टार्ट वीडियो लिखा होगा, स्टॉप शेयर लिखा होगा या शेयर लिखा होगा, फिर पार्टिसिपेंट लिखा होगा, सबसे लास्ट में 3 बिंदी हैं, 3 डॉट्स हैं, उन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर से, चौथा पॉइंट है ना मैसेज वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में आइए और सभी लोग लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बताइए यूट्रोफिकेशन में किन दो एटम्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कौन से दो एटम्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, टाइप करिए फटाफट, फटाफट टाइप करेंगे भाई। NP, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन फास्फोरस प्रिंसी। ये हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। वेरी गुड इकरा, वेरी गुड इकरा, बहुत बढ़िया, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, आपने अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी है। हाँ अंशिका बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, 6 लोग आई थिंक जुड़े हुए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अजय बहुत बढ़िया, अजय नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। देखो अजय ने भी बढ़िया स्कूल से पढ़ाई करी है, और बाकी अंशिका ने भी बढ़िया स्कूल से पढ़ाई करी है। सूर्यभान कहाँ रह गए भाई, सूर्यभान कहाँ रह गए, हाँ सूर्यभान नहीं आएंगे। हाँ, तुम किस स्कूल से पढ़ाई किए हो, अब तो तुम यार मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके बाद भी नहीं लिख रहे हो। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जो है बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, है ना। ठीक है, बी के प्राची, आपने कुछ लिखा ही नहीं। सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई। कोई बात नहीं, चलो अब आगे का क्वेश्चन जो होगा वो आप पूछिएगा, ठीक है, बताइएगा, मैं पूछूंगा। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन हो गया, अब वाटर पोल्यूशन कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉलिड बेस पे, किस पे चलेंगे, सॉलिड बेस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए भाई, सॉलिड बेस, हेडिंग ले लेते हैं क्या, सॉलिड बेस टेस्ट। ठीक, तो सॉलिड बेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में सीधे सीधे लिख लो, घर का कूड़ा कचरा। ठीक है, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। ये बीच में देखो बहुत बजाया जाता था, है ना, गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव लिया था और गवर्नमेंट ने ये ऑडियो बनवाई थी, है ना। क्या था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कुछ ऐसे कहता था, है ना। अभी भी बचता है कहीं कहीं, हमने सुना है। तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये सॉलिड वेस्ट में आता है बेटा।
जितना भी घर में सॉलिड वेस्ट होता है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो अब ये सब आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, बाकी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। अब जो कूड़ा कचरा है, जो जितना भी सॉलिड वेस्ट है, तो उससे क्या होगा, ब्रीडिंग बन जाएगा, ब्रीडिंग प्लेस हो जाएगा, ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा फॉर रैट एंड फ्लीस, रैट एंड फ्लाइज। फ्लाइज क्या है, फ्लीज क्या है, फ्ली और फ्लाई में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है बेटा। तो रैट जो है चूहा है या माइस, फ्लाइज मतलब मक्खियां। अब बताओ, जहां पे गंदगी होगी वहां पे चूहा आएगा कि नहीं आएगा, तो वो अपने बच्चे पैदा करेगा, है ना, तो उससे क्या होगा, वो और गंदगी फैलाएगा, बीमारियां फैलाएगा, है ना। इसी तरीके से मक्खियां हैं, अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर के घूमती रहती हैं। तो इनसे आपको बचना है। इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड वेस्ट को कम करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि दो तरीके के हमारे पास डब्बे होंगे, है ना। एक होता है हरा डब्बा और एक होता है नीला डब्बा, ठीक है। तो उसका मुझे अभी इस वक्त एग्जैक्ट नहीं याद है कि नीले डब्बे में कौन सा कचरा डालते हैं और हरे डब्बे में कौन सा कचरा डालते हैं। नीले डब्बे में अब याद आ गया मुझे, जो ब्लू वाला होता है, इसमें हम लोग डालते हैं सॉलिड वेस्ट। कौन सा, सॉलिड वेस्ट। क्यों प्राची, देखा है तुमने, अंशिका ने देखा होगा, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे रखा रहता है ना। और गाँव में भी अब तो गाँव तक पहुंचा दिया गया है सब। और जो ग्रीन वाला होता है बेटा, इसमें बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, है ना, जो सॉलिड वेस्ट हो गए ब्लू में सॉलिड, और इसमें क्या है, लिक्विड होती है ना। जितना भी है, जैसे खाना वगैरह हो गया, है ना, फल वगैरह छिलके वगैरह हो गए, वो सब इसमें डाल दो, ठीक है। और वो लोग आते हैं म्यूनसिपैलिटी वाले, और वो लोग उठा करके लेकर के जाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। इसी कूड़े कचरे से तमाम सारी चीजें बनती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हम लोग उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग हो तो कोई कूड़ा कचरा थोड़ी ना फेंकेगा, है ना। खैर, अब देखो क्या होता है, जितने भी वेस्ट होते हैं इनको जो है थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं इनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी जो है वो क्या है, देखो हर डिपार्टमेंट अपने आप में उसकी वैल्यू है ना। कूड़े कचरे वाले डिपार्टमेंट की भी वैल्यू है। अगर आप जो है कूड़ा कचरा सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो तमाम सारी बीमारियां हो जाएंगी और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए हर एक चीज की अपनी वैल्यू होती है। ठीक, तो पहला जो है क्या होगा बेटा, बायोडिग्रेडेबल। ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो मिट्टी में जाने पे सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उसको बैक्टीरिया वगैरह ऑक्सीडाइज करके खत्म कर देंगे। और दूसरा क्या होगा बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो तीसरा होगा वो क्या होगा, रिसाइक्लेबल, ठीक है, जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो बायोडिग्रेडेबल को हम यूज नहीं कर सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम यूज नहीं कर सकते, रिसाइक्लेबल को हम यूज कर सकते हैं। समझे, तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो जितनी भी पॉलीथीन वगैरह होंगे, आपने सुना होगा कि जो रैग पिकर्स होते हैं, रैग पिकर्स, रैग पिकर्स क्या होते हैं बेटा, पन्नी बीनने वाले। आपने देखा होगा पन्नी बीनते रहते हैं, पन्नी बीनने, देखा है ना। कूड़ा जहाँ पड़ा होता है वहां पे वो आते हैं कबाड़ी वाले और पन्नी वाले, है ना। वो लोग क्या होते हैं, प्लास्टिक जितनी भी है उसको क्या करते हैं, पन्नी जितनी है वो उठाते रहते हैं उसको, है ना। और जो कबाड़ी वाले होते हैं वो जितनी भी प्लास्टिक है, सॉलिड वेस्ट है, उसको उठा के ले जाते हैं, है ना। उसको क्या किया जाता है, फिर से रिसाइकिल किया जाता है, और उसकी प्लेट्स बना दी जाती हैं, उसके अदर ऑब्जेक्ट बना दिए जाते हैं, पेन बना दिए जाते हैं, फिर से पन्नी बना दी जाती है, और आपको फिर से भेज दिया जाता है ना, बाय द प्रोसेसिंग। समझ में आया। हम्म, पक्का समझ में आया बेटा। ठीक है, तो जरा फटाफट आप लोग लिख दो,
सभी लोग चैट बॉक्स में आकर के लिख दो कि जो बेस है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फटाफट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करो। वेरी गुड इकरा, वेरी गुड अंशिका, बहुत बढ़िया। जो पहले बोलता है भाई उसको तो भाई इनाम देने का जी करता है। प्रिंसी बहुत बढ़िया। थ्री, थ्री, ठीक है। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? जो लास्ट वाला है उसका नाम लिखिए, फटाफट बताइए। जो लास्ट वाला है उसका नाम लिखिए, फटाफट बताइए। रिसाइकलेबल, बहुत बढ़िया इकरा, क्या बात है, वेरी गुड रियल। अंशिका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह आशीष, बहुत बढ़िया। आशीष भी आ गए, अजय भी आ गए। बाकी लोग क्या सो रहे हैं? हैं, संडे का दिन है, फंडे की क्लास है। हाँ, जब संडे का दिन है, फंडे की क्लास है, तो सब लोग सोते हैं, मस्ती करते हैं। बाकी लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जग रहे हैं। प्रिंसी भी जग गई, वेरी गुड भाई, है ना। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे से भाई जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं। प्रिंसी ने बहुत सही स्पेलिंग भी लिखी है। आप लोग जैसा लिखेंगे वैसा याद करेंगे, है ना। जैसा देखेंगे वैसा याद करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि लिख क्या रहे हैं, है ना। इस बात का भी ध्यान रखिए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड इकरा, इकरा बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के आई हैं, हमें पता है ना। और हम नहीं पूछेंगे कि आप किस स्कूल से पढ़ के आई हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जो है बेटा, इसको सबसे ज्यादा फायदा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि हमें क्या करना है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। बायोडिग्रेडेबल जो है उसको तो चलो बैक्टीरिया मैनेज कर लेंगे, इसका काम खत्म। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना। तो इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल में देखो क्या होता है, प्लास्टिक जो होती हैं, हार्ड प्लास्टिक जो स्पेशली होती हैं, है ना, पैकिंग मटेरियल्स जो होते हैं, है ना। तो ये सब जो है बहुत ज्यादा कठिन होते हैं हमारे लिए, इनको अच्छे से मैनेज करना। हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हजार्डियस होता है वेस्ट। हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, पैथोजेनिक है, केमिकल्स हैं, है ना, वो सब बहुत खतरनाक होते हैं। तो उनको जो है अच्छे से मैनेज करना, उनको डिकम्पोज कराना, ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। बायो सिक्योरिटी जो है, ये डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है ना। बायो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अपने आप में बहुत बेहतरीन काम करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ, पूरी पॉपुलेशन एरिया की खत्म, है ना। क्या पता कौन सी बीमारी आ जाए। क्लियर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब जो बायो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बेटा इंसिनरेटर का। इसका यूज करते हैं, इंसिनरेटर का। ठीक है, किस लिए? टू डिस्पोजल ऑफ, अभी बता रहे हैं इंसिनरेटर क्या है। टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल बेस, हॉस्पिटल बेस। इंसिनरेटर का मतलब ये होता है जैसे जहाँ पे लाश नहीं जलाई जाती इलेक्ट्रिक वाला, है ना, वैसे इंसिनरेटर यहाँ भी होते हैं, है ना। तो ऐसी जो भी हैं कंपनियां बायो सिक्योरिटी पे, है ना, गवर्नमेंट की जो भी काम करती होंगी, जो भी बॉडीज, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वेस्ट जैसे क्या हो गया, मास्क हो गया, है ना, जो क्लॉथ हो गए, है ना, और जो सूचर वाले जितने भी पार्टिकल्स बच जाते हैं, जो सूचर धागा जो होता है ना, ये सब, और कुछ मेडिसिन वगैरह हो गई। तो जो जितना भी वेस्ट है ना, उन सबको क्या किया जाता है, इंसिनरेट करा दिया जाता है, ताकि इनको खत्म कर दो। इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंजाई हो, सबके सब क्या हो जाएं, मर जाएं, है ना, ताकि इन्वायरमेंट में जाने ही ना पाए और इनसे हम बच जाएं, है ना। इस तरीके की प्रैक्टिस की जाती है। ओके, ये याद हो गया हम लोगों को। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और केस स्टडी देखते हैं। एक है हमारे पास केस स्टडी, लिखिए केस स्टडी। ठीक, तो जो केस स्टडी है वो क्या है, इसका हेडिंग ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, मोबाइल आएंगे, है ना। ये ज्यादा जो है खतरनाक है हमारे लिए। इनको मैनेज करना बहुत कठिन काम। होता क्या है कि जितना भी
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डेवलप्ड कंट्री का होता है वो भेज दिया जाता है कहाँ? डेवलपिंग कंट्री में। कहाँ भेज दिया जाता है बेटा? डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड से कहाँ आ गया? डेवलपिंग में आ गया। और हम लोग कैसे हैं बेटा? डेवलपिंग वाले हैं। हम लोग अपने आप को अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील देशों में आते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें आता है बेटा चाइना, इंडिया। चाइना हो सकता है अपने आप को विकसित कर लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विकसित हो गया पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि उसकी जो एरिया है उसका बहुत ज्यादा है, टेरिटरी। पाकिस्तान, है ना। तो ये एनसीईआरटी में जब भी लिखी गई होगी, 2006 की एनसीईआरटी है ना, कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना, और जुड़े होंगे हो सकता है कंट्री, तो देख लेना, लेकिन यही एग्जाम में ज्यादा आते हैं आपके। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनको याद कर लो, अगल बगल के ही हैं, है ना। तो इनके यहाँ क्या कर दिया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको भेज दिया जाता है ना। तो यहाँ के जो कंट्रीज हैं, इसमें कुछ जो कंपनियां हैं, है ना, जो इसको जो है डिस्पोज करती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है कंप्यूटर का या फिर वॉचेस का या फिर जो मोबाइल्स हैं, है ना, इनका। तो इनसे इसके अंदर क्या होता है ना, मोबाइल जो है, मान लो मोबाइल का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो इसके अंदर आपको पता है क्या मिलता है? कॉपर मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, सिलिका मिल जाती है, निकेल मिलता है, और तो और सोना भी मिलता है। तो इस बार कौन अपना मोबाइल तोड़ेगा और सोना निकालेगा? चलो बताओ, कौन अपना मोबाइल तोड़ना चाह रहा है? चलिए बताइए बताइए भाई। इकरा। इकरा अपना मोबाइल तोड़ेंगी और उसमें से सोना निकालेंगी। बाकी बाकी लोग, तमीमा, प्रिंसी, प्रतिमा, इकरा, बीके प्राची, अंशिका, अजय, आशीष। चलो बताओ। सर आप तुम तोड़ के लोग। देखिए निकलेगा तो हम लोग भी तोड़ देंगे। अच्छा, ये बात है। शमीमा, शमीमा ने कहा मैं, है ना, आप तोड़िए पहले। ठीक है भाई, हमारा जो बेकार वाला फोन है हम उसको तोड़ के निकाल के दिखा देंगे, है ना। बाकी लोग क्या फोन नहीं तोड़ना चाहते हैं अपना? प्रिंसी। अच्छा। मेरा फोन बड़ा है तो ज्यादा निकलेगा सोना। आशीष। ले, इन्होंने तो कह दिया नहीं भैया, नहीं भैया। लो, ये नहीं तोड़ेंगे फोन। बाकी लोग, हाँ, इकरा ने कहा हम तोड़ देंगे, है ना। इकरा ने कहा था, नहीं, इकरा ने भी नहीं कहा है। इकरा भी फोन नहीं तोड़ेंगी, अंशिका भी फोन नहीं तोड़ेगी, कोई भी अपना फोन नहीं तोड़ेगा। अरे भाई, हम आपका फोन थोड़ी ना तोड़वा देंगे। हम्म। चिंता न करो, वैसे भी बड़ी मुश्किल से फोन मिलता है। हाँ, घर वालों से कहते रहो तब मुश्किल से दिलाते हैं, तो हम आपका फोन तोड़ने के लिए नहीं कहें। ठीक है। तो बेटा इससे क्या होता है, ये कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज अपनी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, है ना, तो इससे जो है क्या निकालते हैं, ये मटेरियल्स निकालते हैं और दूसरे जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं उसमें वो लोग यूज करते हैं। तो उससे उनकी अर्निंग हो जाती है। ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री क्या होती हैं, वो सारा वेस्ट जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो डेवलपिंग में भेजते हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। तो ये मेटल्स निकाल करके उसका यूज करते हैं, उससे वो लोग कमाई करते हैं। ठीक है। केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। अब देखो इसमें दो चीजें निकलती हैं, एक तो मेटल निकलता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, और दूसरा क्या निकलता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से दूसरा क्या निकलेगा? प्लास्टिक वेस्ट निकलेगा। अब इसको भी तो मैनेज करना है। पन्नी भी एक तरीके से, जो पॉलीथीन है वो भी तो एक तरीके की क्या है? हाँ, प्लास्टिक ही है ना। तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और इससे एनिमल देखो, इसको प्लास्टिक को खा लेते हैं, तो उनके र्यूमन से कितना सारा हम लोग प्लास्टिक निकालते हैं जब यहाँ सर्जरी वगैरह होती है एनिमल की, है ना, गाय और भैंस स्पेशली। भैंस नहीं खाती है ज्यादा, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन गाय जो है उसको तो कोई यूज कर ही नहीं रहा है ढंग से। जो देसी गायें हैं उनको तो सिर्फ लाठी मारी जाती है, भाला मार देते हैं, है ना। कुछ लोग कुल्हाड़ी मार देते हैं, कुछ लोग तार से कटवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं, है ना। तो ये जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और एनिमल वो बहुत सीधे होते हैं, इसलिए उनको जो है उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, खाना जब चारा नहीं मिलता है उनको, तो वो लोग प्लास्टिक बेटा खाने लगते हैं, है ना। तो उनके र्यूमेन से खूब सारा प्लास्टिक निकलता है ना।
तो ये ध्यान रखना है कि एनिमल्स को प्लास्टिक ना खाने दिया जाए, है ना। इसीलिए पन्नी, कभी कभी पॉलीथीन बैन हुई है कई बार, लेकिन उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है। तो एक थे बेंगलोर में, है ना, ये सब पूछा गया है, ये भी याद कर लो। एक थे मिस्टर अहमद खान, है ना, ये केस स्टडी है। इनकी एज भी पूछी जाती है, 57 ईयर ओल्ड। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बेंगलोर में एक कॉलेज है ना, उस कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरबी कॉलेज। ठीक है। आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। ठीक है। स्पेलिंग इंजीनियरिंग की याद कर लो आज से, है ना, इंजीनियरिंग। ठीक है। कहाँ है? बेंगलोर में। तो इनके कोलैबोरेशन से और सिटी कॉरपोरेशन से, प्लस क्या है, सिटी कॉरपोरेशन, क्योंकि ऐसे तो कुछ करने नहीं देगा गवर्नमेंट जब तक आप कॉरपोरेशन से जो है हेल्प नहीं लेंगे। तो सिटी कॉरपोरेशन जो है, इन लोगों से के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया कि पॉलीथीन का पेमेंट जितना भी है, उन्होंने जो ट्रैक पिकर्स थे उन लोगों से कहा कि भाई, पहले जो है, उसके पहले उन लोगों को क्या मिलता था, 1 किलो का, 1 किलो पन्नी उन लोगों ने इकट्ठा करी तो 0.4 रुपए मिलता था। मतलब एक अठन्नी भी नहीं मिलती थी, है ना, 50 पैसे भी नहीं मिलते थे। तो इन्होंने कहा, अहमद खान ने, कि भाई हम आपको 6 रुपए पर केजी देंगे। कितना देंगे? इतना, 6 रुपए पर केजी। अब इन्होंने जो है सारी पॉलीथीन खरीद ली, सारा प्लास्टिक खरीद लिया। तो इससे इन लोगों ने मिल करके क्या बनाया? पॉली ब्लेंड। क्या बनाया? पॉली ब्लेंड बनाया। ठीक है। और ये बहुत तगड़ा है, टारकोल की तरीके से। टारकोल समझते होंगे आप लोग, है ना, जिससे क्या बनती है? सड़क बनती है, रोड बनती है। इससे भी ज्यादा बेहतरीन है ना। तो बेंगलोर में इन लोगों ने 2002 में क्या किया? 40 किलोमीटर सड़क बनाई, 40 किलोमीटर रोड बनी। और इस टार कोल से इसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है ना। लेकिन इसको जो है, इस टेक्निक को आगे कहीं भी कंट्री में अप्लाई नहीं किया गया, और ये इतना ही बन के रह गई। ठीक है। तो ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक का, ये किया जा सकता है, लेकिन खर्चा ज्यादा लगेगा, हो सकता है गवर्नमेंट ने इसलिए इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, है ना। ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई 0.4 रुपीज से सीधे 6 रुपए सिर्फ पन्नी खरीदने पे अगर लग रहा है तो महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है। और फिर कोलेबरेशन इन्होंने किया आरबी कॉलेज से, फिर सिटी कॉरपोरेशन से, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है कोलेबरेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो पाएगा, है ना। तो कठिन है। इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर नहीं किया होगा। ठीक है। तो सभी की समझ में आ गया बेटा, सॉलिड वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे। सॉलिड वेस्ट हमने मैनेज कर दिया पूरा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आया? बोलिए। ओके। तो सभी लोग चैट बॉक्स में आइए, और कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है। तो चलिए बताइए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? डेवलपिंग कंट्रीज के नाम बताइए, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो मैंने पढ़ा है। उन डेवलपिंग कंट्रीज का नाम बताइए। बहुत बढ़िया अजय, वेरी गुड वेरी गुड। चाइना आ गया, इंडिया आ गया। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बहुत बढ़िया इकरा, वेरी गुड, वेरी गुड अजय। बहुत बढ़िया अंशिका, अरे वाह, सब लोग हमें सुन रहे हैं। हाँ, आशीष सो गए हैं, मिस्टर आशीष, बीके प्राची सो गई हैं, है ना, सब सो रहे हैं, सब बदमाश बच्चे हैं। प्रतिमा, बहुत बढ़िया, अरे वाह, ये भी आ गई। चाइना, चाइना नहीं होता है, चाइना होता है, चाइना नहीं होता है, थोड़ा सा देखिए, है ना, टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबने, ज्यादातर लोगों ने चाइना लिखा है? ठीक है, वही चाइना है, ठीक है, वो लोग कौन से बड़े अच्छे हैं, है ना, हमारे यहाँ घुस आते हैं बदमाश। खैर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सॉलिड बेस का। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, प्लास्टिक का सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट क्या है बेटा? प्लास्टिक का सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट क्या है, जो हमने अभी पढ़ा, सबसे बेहतरीन? क्या लिखाया मैंने? पॉली ब्लेंड। लिख दो फटाफट सभी लोग साथ में। क्या है? पॉली ब्लेंड है। क्या है बेटा? पॉली ब्लेंड, है ना। लिखो भाई, पॉली ब्लेंड। क्या कर रहे हो तुम लोग?
अंशिका ने लिखा, वेरी गुड। इकरा ने सबसे पहले लिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पॉली ब्लेंड, कोशिश है ना, कौन कोशिश कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पॉली ब्लेंड नहीं लिख पा रहे हैं। PYLPOLYBLEND, दैट इज पॉली ब्लेंड। प्रिंसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिंसी। बाकी समीमा, प्राची कहाँ रह गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रतिमा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा टाइपिंग करना, है ना। थोड़ी बहुत टाइपिंग सीखते रहो, कंप्यूटर का जमाना है और कंप्यूटर से ही तो सारे बेस निकलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एग्रोकेमिकल्स पे। अगला बेस क्या हो सकता है जो डेंजर होता है बेटा, वो क्या हो सकता है, दैट इज एग्रो केमिकल्स। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल्स जो हैं ये क्या हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। स्पेशली क्या यूज किए जाते हैं, बस नाम याद कर लो और भूल जाओ। पेस्टिसाइड्स, एग्जाम में आ जाएगा तो देख लेना, है ना। हर्बिसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, ये भी लिख लो। अच्छा, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, ये देखो सब केमिकल के अलग अलग यूज हैं, अलग अलग नाम है इसलिए। और क्या है बेटा, फंगीसाइड। अब देखो, ये देगा मार, किसको मार देगा, पेस्टिसाइड जो होगा वो पेस्ट को मार देगा। पेस्ट का मतलब जितने भी कीड़े हैं, कीड़े। देखो मैं खीरे लिखे दे रहा था कि, अरे भाई खीरे नहीं, कीड़े, कीड़े। हम्म हर्बिसाइड जो होगा ये खरपतवार को मार देगा, खरपतवार। मतलब ये है हमारे खेत में अगर हमारी फसल के अलावा कुछ भी है तो उसको खत्म कर देगा हर्बिसाइड, जब डालेंगे खेत में। फंगीसाइड किसको मारेगा बेटा, बेटा फंगस को मारेगा, क्योंकि फंगस क्या होती है, हमारे खेतों में फसलों में लग जाती है और हमारी पैदावार को कम कर देती है ना। तो ये एग्रोकेमिकल प्रैक्टिसेस में हम लोग यूज करते हैं, और इन्हीं का बायोमैग्निफिकेशन भी होता है, साइड इफेक्ट होते हैं। और क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है ना। और ये हमें डैमेज करते हैं, तो इनको रोकना अभी तो इम्पॉसिबल है। डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन कम तो नहीं हुआ है, तभी तो वो डेवलप्ड है ना। अब वो लोग देखो कलाकारी क्या करते हैं। पहले तो उन्होंने खूब पोल्यूशन वगैरह फैला वला के सब अपना सब बढ़िया बढ़िया बना लिए, नहीं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें, बढ़िया बढ़िया सड़कें, है ना, बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी, सब कुछ अपना बढ़िया बढ़िया कर लिया। अमेरिका वाले हैं, वो लोग हैं, है ना, बड़े बड़े कंट्रीज जो पैसे वाले हैं, है ना। अब वो लोग हम लोगों से कह रहे हैं, जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि ना अब ये सब बंद करो, है ना। कहते हैं इंडस्ट्री मत लगाओ, कहते हैं डेवलपमेंट मत करो, बिल्डिंगें ना बनाओ। हम्म तो अब चिल्लाते हैं कि ये सब समस्याएं इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। सही बात है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। आप भी तो जिम्मेदार हो, है ना। तो उनको समझा देते हैं जाके मोदी जी अच्छे से, है ना। हाँ, चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो केस स्टडी देखते हैं बेटा। केस स्टडी एक है, रमेश चंद्र डागर। कौन थे, रमेश चंद्र चंद्र डागर, नाम से पता लग गया होगा कहाँ के थे, हरियाणा के थे। कहाँ के थे बेटा, हरियाणा। हरियाणा में कहाँ के थे, सोनीपत के। हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, है ना, जब भी कभी जाना तो देख लेना भाई, वहाँ की जगह सोनीपत है ना। तो उन्होंने क्या किया, साथ में एग्रीकल्चर किया, एजी मतलब एग्रीकल्चर, इसके साथ में बी कीपिंग की। क्या की, बी कीपिंग की। इसके साथ में इन्होंने कंपोस्टिंग की। हमारी यूनिवर्सिटी आओगे तो सब दिखाऊंगा मैं। डेयरी मैनेजमेंट किया, साथ में बगल में डेयरी खोल ली। और साथ में क्या है, वाटर सप्लाई के लिए, चेन प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, वाटर प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने वाटर बॉडीज बना दी, तालाब वगैरह, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, क्योंकि भाई पानी भी साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, हमारे एनिमल्स के लिए।
तो इन्होंने क्या किया, एक खेत लिया, खेत के साथ में इन्होंने बी कीपिंग कर दी। तो बी कीपिंग जो होती थी वो पॉलिनेशन करा देती थी। बी मतलब मधुमक्खियां, है ना। बी कीपिंग का मतलब मधुमक्खी पालन, ठीक है। और क्या हुआ, जो इससे थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता था, एक तो बी कीपिंग से शहद निकलता है, उससे फायदा हो गया। खेती से, फसल से फायदा हो गया, है ना। कंपोस्ट बना ली, डेयरी खोल ली तो बगल में कंपोस्टिंग का यूनिट बना लिया, है ना। और वाटर जो है सप्लाई बेहतर कर दी, तो जानवरों के पीने के लिए पानी बेहतर, ठीक। लेकिन इनका जो वेस्ट जानवरों का निकलता है, यूरिन निकलता है, साथ में गोबर होता है, जो इसको हम जो है फीसेस कहेंगे, ठीक है, डंग, ठीक। तो ये मिक्स होकर के बढ़िया कंपोस्टिंग कर देता है। ये पानी के साथ मिल करके बह करके गया खेतों में, है ना। और खेतों की जो पैदावार है वो क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो ये एक सिस्टम इन्होंने, रमेश चंद्र डागर जी ने जो है स्टार्ट किया, ठीक, सोनीपत में। और इससे जो है ये फायदा भी किया, है ना। 5,000 किसान जो है, 5,000 के, ये के नहीं, किसान जुड़ गए, ठीक है, इससे शुरुआत में ही, ठीक है। और इसका एक वेलफेयर इन लोगों ने शुरू किया, उसका नाम क्या है, हरियाणा, अभी भी सर्च करेंगे नेट पे तो मिलेगा, किसान वेलफेयर क्लब, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। और इसमें 5,000 लोग पहले ही जुड़ गए थे। तो इसको फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, HKWC, क्या होगा बेटा, HKWC। तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्री केमिकल प्रैक्टिस हो गई, तो इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इसको बेस्ट मैनेजमेंट में, एग्रोकेमिकल बेस्ड मैनेजमेंट के लिए हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछिए। हम्म, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलो अब हम पूछते हैं फिर, इसका मतलब, है ना। चलो भाई फटाफट बताओ आप लोग, एग्रोकेमिकल में कौन कौन से बेस होते हैं, फटाफट नाम लिख दो उनके। सभी लोग, जो पहले पहले लिखेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, पक्का है। जो जो पहले लिखेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। हम्म, फटाफट लिखो, एग्रोकेमिकल वेस्ट जो जो है, जो पहले लिख देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, पक्का है, चॉकलेट मिलेगी आपको। और मैं जो वादा करता हूँ उसको मैं निभाता हूँ। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये पक्की बात है, बहुत से लोग जानते हैं। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, ये लो समीमा, ये लो चॉकलेट। समीमा को मिल गई चॉकलेट, बहुत बढ़िया। दूसरी सेकंड चॉकलेट मिलेगी भाई इकरा को, किसको मिलेगी, इकरा को मिलेगी, बहुत बढ़िया इकरा। थर्ड चॉकलेट जो है, थर्ड चॉकलेट किसको मिलेगी भाई, थर्ड चॉकलेट किसको मिलेगी, ये मिलेगी प्रिंसी को, है ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, चॉकलेट नहीं लेना चाहते हैं क्या। हम्म, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड नहीं लिख सकते हो। चलो अंशिका, अंशिका को भाई चॉकलेट तो नहीं मिलेगी, ये तो देर में लिखी है। तो अंशिका को मैं देता हूँ चॉकलेट की जगह, अंशिका को मिल जाएगा छोटा सा केक। ये लो केक, पेस्ट्री, है ना। प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा को भी पेस्ट्री ले देते हैं, ठीक है। हाँ, चलो भाई अगली बार कोशिश करना चॉकलेट के लिए, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तो आप लोगों को मिठाई का डब्बा मिलेगा, है ना, काजू कतली वाला। क्लियर। काजू कतली कितने लोगों को पसंद है, फटाफट हाथ उठाएं, फटाफट एस लिखें। किसको किसको काजू कतली पसंद है, उसकी भी व्यवस्था करा दी जाएगी। किसको किसको काजू कतली पसंद है, समीमा को पसंद है। अरे काजू वाली बर्फी भाई, कतली का मतलब बर्फी। लो इकरा को पसंद ही नहीं है, मुझे पसंद है। आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो मुझे खिलाइएगा, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गया बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू भाई, हम थैंक यू पहले बोल देंगे ताकि आप लोग जरूर खरीद के रखें सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है। आशीष कहाँ गए, आशीष, मिस्टर आशीष कहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको हम कैसे जो है डिकम्पोज करेंगे, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं।
दीज आर रेडियो एक्टिव वेस्टेज। ठीक, तो रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो है ना, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब जहाँ पे बिजली बनती है ना, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम का यूज हम लोग बिजली बनाने में करते हैं, है ना। इंडिया में बिजली नहीं बनती थी, फिर यूरेनियम इंडिया वाले लेकर के आए, है ना, किसकी हेल्प से, हम्म अब्दुल कलाम की वजह से, है ना। उन लोगों ने मिल करके गवर्नमेंट के साथ एक प्लान तैयार किया और उससे यूरेनियम मंगाया, है ना, और यूरेनियम से बिजली बनाना शुरू किया। ओके, अब देखो इससे क्या होता है बेटा, इससे क्या होता है, एक्सीडेंटल लीकेज हो जाता है कभी कभी। न्यूक्लियर एनर्जी का क्या होता है, एक्सीडेंटल डेंटल लीकेज। ठीक, तो एक्सीडेंटल लीकेज होता है। ठीक, कहाँ पे होता है, चेरनोबिल में, है ना, थ्री माइल आइलैंड, थ्री मील, मील मतलब माइल, है ना, आइलैंड एंड चेरनोबिल इंसिडेंट। ठीक है, इंसिडेंट माने घटना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीडेंटल लीकेज हुआ। ठीक, जिसकी वजह से यूक्रेन में 1986 में, है ना, बहुत बड़ा डिस्पोजल लीक हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे क्या लीकेज हुआ था बेटा, यूक्रेन में। आजकल तो इन लोगों के यहाँ बहुत हाल खराब है ना। अप्रैल 1980, यही महीना भी था, है ना, 1986 में, 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल इंसिडेंट हो गया था बेटा। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये क्या हो गए, लीकेज हो गए। ठीक है, ठीक, डिस्पोजल, न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्पोजल क्या हुआ, लीक हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि म्यूटेशन कॉज होने लगा लोगों में, ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन होने लगा। इससे क्या हुआ, म्यूटेशन होने लगा, क्योंकि जब हम आपको म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि रेडिएशन की वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। रेडिएशन हुआ और इससे क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया। किसी ने अगर देखा होगा हल्क, है ना, हल्क देखा है, किसने कितने, बोलो फटाफट, किसने किसने देखा है हल्क। तो उसमें देखो गामा रेडिएशन हो जाता है बेटा, उसको क्या होता है, गामा रेडिएशन, तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, और मैसिव बॉडी हो जाती है। कैसी हो जाती है, मैसिव बॉडी। ठीक है, फिर वो तहलका मचाता है पूरा, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, है ना। तो ये क्या है, रेडिएशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, है ना। हाई रेट, जितना होना चाहिए होता है, म्यूटेशन होता है सबके अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत लाखों सालों में कहीं होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट हो गया, है ना, म्यूटेशन। तो ये हमारे लिए डेंजर होता है। तो जब भी कभी हम, जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल होता है, तो इसको गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि 500 मीटर डीप मिट्टी में, शहर से बाहर, है ना, डीप मिट्टी के अंदर आप जो है इसको क्या करो, बरी करो, बरीड। ठीक है, तब जाके जो है सेफ रहोगे, वरना जो है बहुत तगड़ा लीकेज होगा, है ना। तो जो भी कंपनियां होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ वर्क कर रही होती हैं, तो उनके लिए ये एडवाइजरी जारी होती है कि भाई आपको ये चीज ध्यान में रखनी है ना। ऐसे एक हुई थी हमारे यहाँ, अपने यहाँ भोपाल ट्रेजेडी, है ना, भोपाल त्रासदी हो गई थी अपने यहाँ, है ना, भोपाल में। बीके प्राची, तुम तो वहीं की हो, मध्य प्रदेश की। हम्म, तो तुम्हारे यहाँ सर भोपाल एक्सीडेंटल, ट्रेजेडी हुई। हाँ बेटा, सर एक्सीडेंटल लीकेज से एक बार फिर से बता दीजिए। ओके ओके। एक्सीडेंटल लीकेज जो है ये चेरनोबिल में हुआ था, है ना।
और 3 माइल आइलैंड में। ठीक है। चेरनोबिल कहाँ है? यूक्रेन में है। अप्रैल 1986 में हुआ, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्पोज हो गए। जो डिस्पोजल जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो बिजली बनाने के दौरान यूज किए जाते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह, है ना, तो जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उनको डिस्पोज करा दिया जाता है ना। तो वो डिस्पोजल क्या हो गया? लीक हो। ठीक। तो उससे डैमेज बहुत तगड़ा हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 500 मीटर गहराई में मिट्टी के अंदर उनको दबा दिया जाता है, ताकि वो अगर कुछ भी लीकेज करते हैं तो वो मिट्टी में ही रह जाए। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ओके। तो रेडियो एक्टिव बेसिस हो गया, है ना। और इनकी वजह से क्या होता है बेटा? म्यूटेशन हो जाता है ना। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो उसके संपर्क में जैसे ही आप आओगे तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा, कैंसर होगा, कैंसर होगा तो आप जी नहीं पाएंगे, या फिर कुछ और चीज हो जाएगी, है ना। मूवीज में तो खैर अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगला सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको जानो। देखो ग्रीन हाउस क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग, बस समझ में आ जाएगा। ये देखो, एक घर है ना, जिसका नाम क्या पड़ गया बेटा? ग्रीन हाउस। ये घर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हमारा। ये क्या बन गया? दिस इज घर। ये समीमा का घर है ना। और इनका घर जो है कैसा हो गया बेटा? अब ग्रीन हाउस हो गया। किसी को भी ग्रीन हाउस देखना है तो हमारी यूनिवर्सिटी चलाए मेले में, तो हम आपको दिखा देंगे ग्रीन हाउस। ठीक है। तो ग्रीन हाउस सिंपल ये समझ लो कि एक बिल्डिंग है और उसको क्या किया गया है? शीशे से, शीशा चाहे टूट भी जाए, है ना, तो शीशा जो है इससे क्या कर दिया गया बेटा? ढक दिया गया। ठीक है। शीशे से क्या कर दिया गया? आप घर को किसी भी ढक दो। ठीक। तो इससे क्या होगा कि वार्मिंग इसके अंदर क्या होगा? ये देखो, ये है सूरज चाचू, है ना, और ये सूरज चाचू लगातार रेज यहाँ पे भेज रहे हैं। ये क्या भेज रहे हैं? रेज। ठीक। तो ये रेज जो है आई और ये यहीं फंस गई। ये रेस क्या हो गई? यहीं फंस गई। ये वापस नहीं जा पाई घर से। ठीक। ग्रीन हाउस से क्या हुई? ये वापस नहीं जा पाई क्योंकि शीशा लगा दिया गया। ठीक। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक। क्या होता है? हाई टेम्परेचर होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा? ग्लोबल, सिंपल अभी लिखेंगे, ग्लोबल नहीं लिखेंगे, क्या होगी? वार्मिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी? वार्मिंग होने लगेगी। जिसकी वजह से जितना भी सराउंडिंग एरिया है वो सब गर्म होने लगेगा, है ना, क्योंकि एनर्जी कहीं तो जाएगी। तो बगल में जितनी भी हीटिंग एनर्जी है वो सब होने लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगी? हीटिंग बढ़ने लगेगी। ठीक है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इफेक्ट इज नोन एज क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? आप समझ में आई बात? तो मतलब आप इस चीज को कार में भी बैठे हो, बस में बैठे हो, तो आप महसूस कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप धूप में, इस गर्मी वाली चिलचिलाती धूप में आप जो है अपनी कार में बैठ जाइए, अपनी गाड़ी में बैठ जाइए, है ना, तो देखिएगा बिना एसी चलाए थोड़ी देर बाद आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना। यस। तो ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस है, आप सभी को सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। ओके। तो जो ग्रीन हाउस है ये हम डेवलप करते हैं, कुछ जो है ऐसी वेराइटी है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में क्यों बनाई गई ये जानो, है ना। ये हम आपको ग्रीन हाउस क्रॉप भी बताएंगे, है ना। तो कुछ वेराइटी होती है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर ग्रो करती है। ठीक। तो उनके लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ठीक है। और उनको उसी में ग्रो कराया जाता है। टमाटर की वेराइटी है, बैंगन की वेराइटी है ना, ऐसे ही और भी तमाम सारी वेराइटीज होती हैं, है ना, धान गेहूं ये सब भी होता है। ठीक। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक बार विजिट करिएगा हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया बना दी गई है। आइए देखिए, है ना।
खैर, तो इसमें स्पेशली अब देखो हुआ क्या, ये तो बात हो गई ग्रीन हाउस की कि ये घर होते कैसे हैं, ठीक। लेकिन इसका इफेक्ट हम जो है इन्वायरमेंट पे कैसे देखते हैं ये जान, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये समझो। अब जो हमारी अर्थ है बेटा, ये जो अर्थ है ना, ये हमारी धरती है। धरती माता सो गई, जगाने वाला कौन है ना, ये कुछ था ऐसे सुना था हमने, है ना। तो ऐसे ही हम लोग कहाँ रह रहे हैं बेटा, ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं। थोड़ा ऊपर जब जाते हैं तो क्या मिलती है बेटा आपको, स्ट्रेटोस्फियर मिलती है। क्या मिलती है बेटा, स्ट्रेटोस्फियर मिलती है, ठीक है। अब समझो मेन कॉन्सेप्ट और इससे रिलेट करेंगे, ठीक। क्या मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर मिलेगी। और स्ट्रेटोस्फियर में खूब सारी क्या होती हैं बेटा, गैसेस होती हैं। क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। अब ये गैसेस जो हैं एक तरीके से क्या बना रही हैं, एक तरीके से शीशे की तरीके से काम कर रही हैं, है ना। ये जो शीशा लगा दिया है एक्चुअल ग्रीन हाउस में, वैसे ही शीशे की तरीके से धरती के ऊपर काम कर रही है ना। अब देखो सूरज चाचू ने क्या किया, सनरेज भेजी। अब ये सनरेज क्या हुई, यहीं फंस गई धरती और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी निकलने लगी, है ना। तो क्या हुई, हीटिंग हुई, है ना। हीटिंग की वजह से क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर धरती का बढ़ने लगा, इंक्रीज करने लगा, जिससे क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है, तो जस्ट अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा बेटा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है। अब ये जो गैसेस हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, कौन कौन सी तुमको गैसेस मिलेंगी उनको याद कर लो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। और क्या मिलेगा आपको बेटा, CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या है, CFC, नॉट KFC, दिस इज CFC। क्या होगा, क्लोरो फ्लोरो क्या, कार्बन। ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये, ठीक। अब इनकी वजह से एक चीज और गड़बड़ होती है ना। ओजोन जो है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या है, ओजोन O3, इसकी भी लेयर यहीं पे होती है ना। ओजोन की लेयर भी यहीं पे होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को भी डिप्लीट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। डिप्लीशन मतलब पतला कर देना, ठीक है। तो ओजोन की जो परत है उसको भी कम किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विद द हेल्प ऑफ CO2, विद द हेल्प ऑफ मीथेन, विद द हेल्प ऑफ N2O, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रेडिएशन। ये हीट का जो रेडिएशन है इसकी वजह से भी क्या होती है, हमारी जो अर्थ सरफेस है वो हीट होती जा रही है और ओजोन की डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर। तो इनको याद कर लेंगे, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका नाम याद कर लो। इनके अलावा जो कुछ भी मिलेगा एग्जाम में उन सबको किस में रखेंगे, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं या कौन सी नहीं है। तो इतनी ही है ग्रीन हाउस गैसेस जो मैंने लिख दी, इसके अलावा कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी आपकी है बेटा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, CO2 की होगी। किसकी होगी, CO2 की होगी। इसके बाद मीथेन की होगी, है ना। इसके बाद बेटा CFC होगा, है ना। क्या होगा, नहीं नहीं CFC तो बाद, अ, हाँ इसके बाद CFC होगा और इसके बाद बेटा क्या होगा, N2O होगा। तो थोड़ा ये जो है ऑर्डर गड़ल लिख दिया है पहले, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, CO2, फिर मीथेन, फिर CFC, फिर N2O। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया। हाँ वेरी गुड प्रतिमा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की आवाज याद हो जाती है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फ्रिज के अंदर। क्लियर, तो ये
CO2 जो है कितनी है, 60%। मीथेन जो है ये कितनी है, 20%। ठीक है। और CFC जो है ये कितने हैं, 14%। ठीक है। और फिर फाइनली क्या है, N2O। N2O कितनी है बेटा, 6%। N2O का दूसरा नाम क्या है, मैंने पढ़ाया है कहीं पे, बताओ। N2O का दूसरा नाम क्या है बेटा, लाफिंग गैस। क्या नाम है, लाफिंग गैस, है ना। तो ये लाफिंग गैस होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है ना, हमारे लिए नुकसानदेह। तो इसको याद कर लेंगे बेटा, ये हमारे लिए हार्मफुल है। हो गया, बोलो जी। यस सर, हो गया। चलो भाई बताओ, अब जरा हम क्वेश्चन पूछ लें आप लोगों से, नहीं पूछने का हक तो बनता है ना। चलो बताइए आप लोग, CFCs का फुल फॉर्म क्या होता है, CFCs का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख दो फटाफट। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म लिखो सभी लोग। CFC का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है, बोलो बोलो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तमीमा, फिर इकरा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, खाना बनाने चले गए। हम्म। तो आप लोग भी जाइए भाई, खाना वाना बनाइए, है ना। आप लोगों का पढ़ने वढ़ने का मन लग नहीं रहा है, लिख ही नहीं रहे हो। हम्म। लिख दो भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं लिख सकते हो। CFC का फुल फॉर्म क्या है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत बढ़िया प्रतिमा, प्रतिमा ने सुन ली मेरी बात। बाकी लोग तो आप खाना बना रहे हैं, है ना। अरे खाना ना बनाना पड़े, इसीलिए तो पढ़ने बैठे हैं, है ना। और आप लोग जो है मतलब मौके का फायदा नहीं उठाना जानते। हम्म। है ना। अच्छा, खाना बनाना भी कला है, खाना बनाना आपको आना चाहिए। और खाना बनाना अगर आपको नहीं आता है ना, तो पुराने पाषाण युग के जो मनुष्य थे और आज के मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वो लोग कैसे खाते थे, जानवर मिल गया ऐंठ के खा लिए उसको, है ना, जला के ऐसे ही भून के खा गए। तो खाना बनाना अगर आ गया है, इसका मतलब आप सच्चे मनुष्य हो गए हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, सभी लोग कमेंट करिए, इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए। आज क्लास कैसी लगी बताइए फटाफट भाई। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, फिर डिफॉरेस्टेशन, है ना। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 25 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है। अंशिका ने कह दिया भाई अच्छी थी, इकरा ने कह दिया, प्रतिमा ने कह दिया, बाकी लोग क्यों नहीं कह रहे हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। भाई प्रिंसी ने कहा है वेरी नाइस क्लास। ठीक है, तो इनको कल हम 2 चॉकलेट दिला देंगे, ठीक है। टुडे क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, तो इनको चॉकलेट के साथ पेस्ट्री भी मिलेगी, शमीमा को। बाकी लोग कहाँ हैं, 8 9 लोग जुड़े हैं और बाकी लोग यार कुछ लिख ही नहीं रहे। हाँ, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, किसी को चॉकलेट चाहिए ही नहीं, सब क्या। तो बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम्म। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मिस्टर आशीष से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज क्लास को फटाफट अपलोड कर दें, है ना, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी क्लास मिल जाए, और जिनको कंफ्यूजन है उनको भी पढ़ने को दोबारा मिल जाए। वैसे नोट्स तो मैं अभी जस्ट प्रोवाइड कराई दे रहा हूँ। ओके। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज करके टेक्स्ट करके हमें पूछ सकते हैं। ओके, ग्रुप में या पर्सनल, जैसे भी मन करे आपका, ठीक है। ग्रुप में करेंगे तो सभी को जानकारी मिल जाएगी, है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रुप में आप एसएमएस करो। ओके चलो बेटा, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और भी दोस्तों को बोलो, कि सभी लोग ज्वाइन करें, और किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ सब याद करा देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो आप लोग जो है बताइए लोगों को, है ना। ओके, चलो।